सोचिए, आप सालों मेहनत करते हैं, एक पहचान बनाते हैं, और फिर कोई आता है और बिल्कुल वैसी ही पहचान इस्तेमाल करने लगता है। आज हम एक ऐसी ही कानूनी लड़ाई की बात करने वाले हैं, ब्रिटानिया बनाम रिन्यूट्रिया। यहाँ एक छोटे से लोगों ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा लगता है ना? एक तरफ है इतनी बड़ी कंपनी ब्रिटानिया, जो दशकों से हमारे घरों का हिस्सा है, और दूसरी तरफ एक नई कंपनी रिन्यूट्रिया। लेकिन अदालत ने इस मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर क्यों? तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके किरदारों को जानना जरूरी है। और इस पूरे कानूनी ड्रामे में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। तो ये सचमुच एक डेविड बनाम गोलायत वाली लड़ाई है। एक तरफ है ब्रिटानिया, फूड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक सदी से भी ज्यादा पुराना, और दूसरी तरफ है एक उद्यमी जो बस इस बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई का स्केल समझने के लिए जरा ये आंकड़ा देखिए, 16,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये ब्रिटानिया का सिर्फ एक साल का रेवेन्यू है। ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि रिन्यूट्रिया जैसी छोटी कंपनी कितनी बड़ी फाइनेंशियल और लीगल ताकत के सामने खड़ी थी। अच्छा, तो अब आते हैं उस चीज पर जिस पर यह पूरा का पूरा केस टिका हुआ है, यानी दोनों कंपनियों के लोगों पर। ओके, तो इस टेबल को देखते हैं। दोनों लोगों में एक ज्यामितीय पंचकोण है, लेकिन यहां जरा ध्यान से देखिए। जो नाम है ब्रिटानिया और रिन्यूट्रिया, वो बिल्कुल अलग हैं, एकदम अलग। और इतना ही नहीं, ब्रिटानिया अपने लोगों का इस्तेमाल बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए करता है, जबकि रिन्यूट्रिया कैंडी और टॉफियों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक आकार की समानता किसी ब्रांड की नकल करने के लिए काफी है? यही सवाल था अदालत के सामने। तो ब्रिटानिया ने कोर्ट में क्या कहा? उनकी मुख्य दलील क्या थी? ब्रिटानिया के लिए ये पंचकोण सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, ये उनकी विरासत, उनकी पहचान का प्रतीक था। उनका सीधा साधा आरोप था कि रिन्यूट्रिया ने जानबूझकर उनके इस आवश्यक हिस्से को हूबहू कॉपी किया है, ताकि वो ब्रिटानिया की सालों की मेहनत और प्रतिष्ठा का फायदा उठा सकें और ग्राहकों को धोखा दे सकें। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। इतनी बड़ी कंपनी और इतने सीधे आरोप के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटानिया की अर्जी खारिज कर दी। सवाल है क्यों? आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? कोर्ट का जो फैसला था वो मूलतः 3 मुख्य स्तंभों पर टिका था। पहला, ब्रिटानिया की जो कानूनी शिकायत थी वो ही साफ नहीं थी। उन्होंने ये ठीक से नहीं बताया कि उनके 19 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स में से किस एक की नकल हुई है। ये एक बड़ी कानूनी चूक थी। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि लोगों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक ग्राहक की नज़र से एक पूरी चीज की तरह देखना चाहिए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कोर्ट ने माना कि सिर्फ एक पंचकोण का आकार अपने आप में इतना खास नहीं है कि उसे सिर्फ ब्रिटानिया से जोड़ा जा सके। ये जो कोर्ट है ना, ये जज के फैसले का पूरा सार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो वर्ड मार्क हैं, यानी जो नाम है ब्रिटानिया और रिन्यूट्रिया, वो इतने ज्यादा अलग हैं कि कोई भी ग्राहक सिर्फ पंचकोण के आकार की वजह से कंफ्यूज नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो नाम का फर्क आकार की समानता से कहीं ज्यादा भारी पड़ा। यहां एक बहुत जरूरी कानूनी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। इसका क्या मतलब है? सिंपल है। सोचिए, कोका कोला के बोतल का खास आकार या कैडबरी का वो बैंगनी रंग। ये आम चीजें हैं, लेकिन सालों के इस्तेमाल के बाद अब ये सीधे उन ब्रांड से जुड़ गई हैं। इसी को कहते हैं एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। ब्रिटानिया ये साबित नहीं कर पाया कि पंचकोण के साथ भी ऐसा ही है, कि लोग सिर्फ एक खाली पंचकोण को देखकर उससे ब्रिटानिया से जोड़ते हैं। तो इस पूरे मामले से व्यवसायों और ब्रांड मालिकों को क्या सीखना चाहिए? चलिए कुछ जरूरी सबकों पर नजर डालते हैं। देखिए, इस फैसले से 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, कानूनी दावों में बिल्कुल सटीक रहें। कोर्ट को ठीक ठीक बताएं कि दिक्कत क्या है। गोलमोल बातें केस को कमजोर करती हैं। दूसरी, मार्क्स की तुलना हमेशा एक पूरी चीज की तरह करें। ग्राहक आपके लोगों को टुकड़ों में नहीं देखता, वो एक पूरी छाप देखता है। तीसरी, एक सामान्य आकार तब तक आपका नहीं है जब तक आप ये साबित ना कर दें कि ग्राहक उसे सिर्फ और सिर्फ आपसे जोड़ते हैं। और चौथी बात, आप क्या बेचते हैं और कहां बेचते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। बिस्किट और कैंडी के बाजार अलग अलग हैं, जिससे भ्रम की संभावना कम हो जाती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, खासतौर पर आज के इस भीड़ भरे बाजार में। किसी ब्रांड की असली पहचान क्या है? एक अनोखा नाम जो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, या एक यादगार डिजाइन जो लोगों के मन में बस जाए? ये मामला दिखाता है कि इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकता है। एक ब्रांड के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, नाम या निशान?